हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भौतिक विज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन ने पिछली जो वीडियो थी, वीडियो के अंदर जो डिवाइडेशन था उस डिवाइडेशन को अपन बताया था। यहाँ अब अपन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। नंबर वो यूनिट फर्स्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। स्थिर की होती क्या है इसके बारे में। स्थिर वैद्युत होती है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बिंदु आवेशों अन्योन्यों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। दोबारा देख लीजिए, स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है? भौतिक विज्ञान वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। अब स्थिर वैद्युतिकी के अंदर एक पॉइंट आया है, चार्ज आवेश। आवेशों में पढ़ा है और आवेशों के बारे में आपने पिछली कक्षा में बहुत देखा है। वहां आवेश के अपन जानते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। इनके प्रकृति क्या होती है, प्रकृति के बारे में भी आप लोग जनरली थोड़ा बहुत जानते हैं। तो अपन उसके बारे में पूरी यूनिट के अंदर क्या करेंगे बेटा, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है? तो स्थिर वैद्युतिकी होती है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। अब यहां आता है स्थिर बिंदु आवेश। स्थिर बिंदु आवेश कहने का मतलब आवेश के बारे में पढ़ना। तो आवेश के बारे में आप लोगों ने जनरली पढ़ा है कि आवेश होता क्या है। आवेश क्या है? आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण रखता है। दोबारा देख लीजिए, और परिभाषा अपन आगे जाके बनाएंगे। तो आवेश क्या है? आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण रखता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। चार क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है।
दूसरी बात है आवेश है। आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, धनावेश और ऋण आवेश। तो ये आप पिछली जो कक्षाएं हैं उन पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा है। उससे पहले आवेश, स्थिर बिंदु आवेश का मतलब क्या होता है, उससे कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो फील्ड के बारे में अपन को क्या करना है, पहली यूनिट के अंदर पढ़ना है। यदि कोई स्थिर बिंदु आवेश है, ये रहा कोई स्थिर बिंदु आवेश, और इस स्थिर बिंदु आवेश के नजदीक दूसरा कोई स्थिर बिंदु आवेश है, तो आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। वो क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जब क्या है, आवेश कैसे हो बेटा? स्थिर हो। तो स्थिर आवेशों के कारण जो उत्पन्न होने वाला जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है बेटा? वैद्युत क्षेत्र। और इस वैद्युत क्षेत्र के बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यदि आवेश क्या है, वो गतिशील हो, सपोज यहाँ ये स्थिर बिंदु आवेश है और दूसरा आवेश कहीं से आ रहा है, या दो आवेश है, वो आवेश कैसा हो, मूवमेंट हो, गतिशील हो, और आवेश गतिशील होगा, और आवेश गतिशील होने के कारण एक दूसरा क्षेत्र और उत्पन्न हो जाता है। वो क्षेत्र हो जाता है बेटा चुंबकीय क्षेत्र। तो आपके क्वेश्चन भी आया हुआ है, बोर्ड का क्वेश्चन था कि आवेशों के कौन कौन से उत्पन्न होते हैं, गतिशील आवेश के कारण कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होंगे। एक तो वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये हमने थोड़ा सा इसके बारे में, आवेश के बारे में अपन ने डिस्कस किया था, आगे भी पढ़ेंगे। तो हमने ये जो आवेश है, वो आवेश के बारे में अपन पढ़ेंगे, और आवेश के जो किस तरीके से आवेश उत्पन्न होता है। एक अमेरिकन जो वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक प्रयोग दिया था। वो प्रयोग अपन यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, पढ़ेंगे। तो वहाँ पर इसका आवेशन की जो विधियां हैं, विधियों में पढ़ेंगे आगे जाके। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, वो वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया था, वो आवेश के बारे में। तो वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आवेश पढ़ रहे हैं। तो सर्वप्रथम अमेरिकन एक वैज्ञानिक था, अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों के बारे में एक प्रयोग किया। इस प्रयोग से वैज्ञानिक ने निम्न निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? देखिए इसने क्या किया, अमेरिकन वैज्ञानिक ने
एक दृढ़ आधार दिया और एक कांच की छड़ को, ये कांच की छड़ है, उस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा। एक कांच की छड़ है, उस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा और रेशम के कपड़े से रगड़ने के पश्चात उस कांच की जो छड़ है, उस कांच की छड़ पर आवेश कैसा आ गया? धनावेश। इस कांच की छड़ को धागे से क्या कर दिया? बांध दिया और धागे से बांधकर किसी दृढ़ आधार से इसको क्या कर दिया? लटका दिया। दोबारा देख लीजिए, ये कांच की छड़ है, इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा और रेशम के कपड़े से रगड़ने के पश्चात इस कांच की छड़ पर धनावेश उत्पन्न होने लगा और धनावेश उत्पन्न होने के पश्चात फिर एक दूसरी कांच की छड़ ली और दूसरी कांच की छड़ पर भी रेशम के कपड़े से उस कांच की छड़ को क्या करते हैं? रगड़ते हैं और रगड़ने के पश्चात इस कांच की छड़ पर भी आवेश कैसा आ गया? धनावेश आ गया। ये दोनों क्या हैं? कांच की छड़। इस छड़ पर भी कैसा आवेश आ गया? धनावेश आ गया। और धनावेश जब पहली कांच की छड़ के नजदीक दूसरी कांच की छड़ को लेके आ रहे हैं तो ये दोनों कांच की छड़ें क्या होती हैं? दूर दूर हटती हैं। अर्थात इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? ये निष्कर्ष निकल रहा है कि ये इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण होता है। क्या उत्पन्न हो रहा है? प्रतिकर्षण उत्पन्न हो रहा है। फिर उसने क्या किया? कांच की छड़ न लेकर एक दूसरी छड़ ली, वो छड़ का नाम है एबोनाइट की छड़, जो कांच की छड़ से क्या होती है? हल्की होती है। ये एबोनाइट की छड़ है, इस एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल या फर से क्या करते हैं? रगड़ते हैं। बिल्ली की खाल या फर से रगड़ने के पश्चात इस पर आवेश कैसा आ जाता है? ऋण आवेश आ जाता है। फिर एक तो दूसरी एबोनाइट की छड़ लेंगे और दूसरी एबोनाइट की छड़ को भी बिल्ली की खाल से क्या करते हैं? रगड़ते हैं और रगड़ने के पश्चात उस पर भी आवेश कैसा आ जाता है? ऋण आवेश आ जाता है। ये दोनों छड़ें किसकी हैं बेटा? एबोनाइट की छड़। ये दोनों छड़ें एबोनाइट की छड़ है। जब पहली छड़ के नजदीक दूसरी छड़ को लेके जाएंगे तो ये छड़ भी क्या होती हैं? दूर दूर हटती हैं। और दूर दूर हटने का मतलब क्या होता है? इनके बीच भी क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। क्या उत्पन्न हो रहा है? प्रतिकर्षण उत्पन्न। फिर इसने सोचा कि एक तो अपन क्या ले लेते हैं? कांच की छड़, उसको किससे रगड़ लिया उसने? रेशम के कपड़े से। और रेशम के कपड़े से रगड़ने के पश्चात उस पर आवेश कैसा आ जाता है? धनावेश आ जाता है। फिर दूसरी छड़ लेंगे, एबोनाइट की छड़। उस एबोनाइट की छड़ पर बिल्ली की खाल से क्या करेंगे? रगड़ेंगे और रगड़ने के पश्चात इस एबोनाइट की छड़ पर क्या आ जाता है? ऋण आवेश आ जाता है। ये तो ऊपर कांच की छड़ होगी, ये होगी हमारे पास एबोनाइट की छड़। इन दोनों के बीच में क्या होने लग गया? दोनों जो छड़े हैं, दोनों छड़ें क्या होने लगी? पास पास आने लगी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? इनके मध्य में क्या हो रहा है? आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। इस तरीके से बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक ने आवेशों के बारे में एक प्रयोग किया था और प्रयोग के बाद में उसने क्या निष्कर्ष निकल रहे हैं? यहाँ देख लीजिए निष्कर्ष क्या निकल रहा है। जैसे ही अपन ने क्या किया? घर्षण किया, मतलब रगड़ा है उनको। जैसे कांच की छड़ को और रेशम के कपड़े से रगड़ा तो इसका मतलब क्या हुआ? घर्षण हुआ। जैसे ही छड़ पर घर्षण किया, घर्षण करने के पश्चात छड़ पर क्या होने लग गया? आवेश उत्पन्न होने लग गया। कहने का मतलब है उनमें क्या होने लग गया? आवेशन उत्पन्न होने लग गया।
फिर बात यह आती है समान प्रकृति के जो आवेश उत्पन्न हुए, आवेश कितने प्रकार के उत्पन्न होंगे, दो प्रकार के, धनावेश है, कैसे मिल रहा है हमको, ऋण आवेश। समान प्रकृति के जो आवेश हैं उनके बीच में क्या उत्पन्न होता है बेटा, प्रतिकर्षण, तथा असमान प्रकृति के जो आवेश हैं उन आवेशों के मध्य में क्या उत्पन्न होता है, आकर्षण उत्पन्न होता है। तो यहीं से अपन परिभाषा, हालांकि कोई ऐसी कोई जनरल परिभाषा नहीं है, यहीं से अपन परिभाषा निकाल रहे हैं कि आवेश क्या है, किसी वस्तु का वह गुण है जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का क्या रखता है, गुण रखता है। क्या कहलाता है बेटा, आवेश कहलाता है। अब यहाँ इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, दोबारा एक बार और देख लेते हैं। ये हमने क्या लिए, कांच की छड़ लिए। इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा है और रेशम के कपड़े से रगड़ने के पश्चात इस कांच की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न हो गया वो आवेश कौन सा हो गया, धन आवेश हो गया। इसी तरीके से दूसरी एक कांच की छड़ ली है और दूसरी कांच की छड़ को भी रेशम के कपड़े से रगड़कर पहली कांच की छड़ के नजदीक दूसरी कांच की छड़ को लेके आ रहे हैं। तो इन दोनों जो कांच की छड़ है एक दूसरे से दूर दूर हटती है, और दूर दूर हटती है इसका मतलब है इनके मध्य में क्या उत्पन्न होने लग गया, प्रतिकर्षण उत्पन्न होने लग गया। सेम उसी तरीके से इस छड़ से हल्की जो छड़ है वो मैं ले ली क्या, एबोनाइट की छड़। उस छड़ को बिल्ली की खाल या फर से रगड़ने के पश्चात इस एबोनाइट की जो छड़ है उस एबोनाइट की छड़ पर आवेश कैसा उत्पन्न होने लग गया, ऋण आवेश। तो पहली एबोनाइट की छड़ के नजदीक दूसरी एबोनाइट की छड़ को लेके जाएंगे तो ये छड़ भी क्या होने लग जाती है, दूर दूर हटने लग जाती है, और दूर दूर हटने के पश्चात इनके मध्य में क्या उत्पन्न होने लग जाता है, प्रतिकर्षण उत्पन्न होने लग जाता है। अब इसने क्या किया, एक तो कांच की छड़ ले ली और एक किसकी छड़ ले ली बेटा, एबोनाइट की छड़ ले ली। कांच की छड़ को तो रेशम के कपड़े से, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने के पश्चात दोनों छड़ों को नजदीक लेके आ रहे हैं। तो दोनों छड़ें क्या होने लगे, पास पास आने लगे, और पास पास आने से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि इनके मध्य में क्या उत्पन्न होने लग रहा है बेटा, आकर्षण उत्पन्न होने लगा। तो यहाँ अपन उनके बारे में देख, प्रयोग में सर्वप्रथम एक कांच की छड़, एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर रगड़कर धागे से बांधते हैं, धागे से बांधकर दृढ़ आधार से लटकाते हैं, दृढ़ आधार से लटकाते हैं। अब दूसरी कांच की छड़ को भी रेशम के कपड़े से रगड़कर पहली कांच की छड़ के नजदीक लाते हैं, पहले कांच की छड़ के नजदीक लाते हैं। तो दोनों छड़ें दूर दूर हटती हैं। दोनों जो छड़ें हैं वो क्या होती हैं, दूर दूर हटती हैं। अब उन्हें
की छड़ को बिल्ली, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल से रगड़कर उसी प्रकार धागे से लटकाते हैं, धागे से लटकाते हैं, इसी प्रकार दूसरी एबोनाइट की छड़ को भी बिल्ली की खाल से रगड़कर पहली छड़ के नजदीक लाते हैं, तो दोनों छड़ें दूर दूर हटती, अर्थात इन छड़ों के मध्य प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। अब पुनः कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से व एबोनाइट की छड़ बिल्ली की खाल से रगड़कर दोनों को नजदीक लाते हैं, तो दोनों छड़ें पास पास आ जाती हैं, अर्थात इन छड़ों के मध्य आकर्षण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? आकर्षण। अतः प्रयोग से यह निष्कर्ष निकल रहा है यह निष्कर्ष निकलता है प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकल रहा है वो अभी देखते हैं। तो आप इसको उतारने के लिए
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकल रहा है? निष्कर्ष निकल रहा है, इन दोनों छड़ों के मध्य अपन क्या कर रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं, और घर्षण के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, आवेशन उत्पन्न हो रहा है। तो पहला निष्कर्ष, घर्षण के कारण आवेशन उत्पन्न होता है। आवेशन उत्पन्न होता है। अच्छी बात है ये क्वेश्चन। घर्षण के कारण क्या उत्पन्न होता है, आवेशन होता है। दूसरा, आवेश के प्रकार कितने हो गए, दो प्रकार का होता है। पहला है धनावेश, वह है ऋणावेश। पहला है धनावेश, दूसरा क्या हो गया बेटा, ऋणावेश। तीसरा निष्कर्ष क्या निकल रहा है, देखिए समान प्रकृति के जो आवेश है उन आवेशों के मध्य में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण, और असमान प्रकृति के आवेशों के मध्य में क्या हो रहा है, आकर्षण। समान प्रकृति के आवेशों के मध्य समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण तथा असमान प्रकृति आवेशों के मध्य आकर्षण उत्पन्न होता है। ये हमारे पास क्या निकल रहा है बेटा, निष्कर्ष निकल रहा है। अब 11वीं क्लास में भी पढ़ाए मात्रा, ऐसा ही मात्रा, इसकी परिभाषा अपन यहाँ से निकाल रहे हैं। कल अपन आवेश की परिभाषा और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ से निकाल ले परिभाषा आप लोग निकाल, शुरुआत में बताया आवेश क्या होता है। इसका स्थिति में जो मात्रक, वो मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम होता है। और जो मात्रक होता है, अन्य मात्रक भी है। सबसे छोटा मात्रक होता है, बड़ा मात्रक होता है, सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन, और सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपन, प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, गुणधर्म के बारे में जो अपन कुछ तो यहाँ अपन पढ़ चुके, एक दो पॉइंट तो पढ़ चुके, और उसके बाद आगे अपन क्या करेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।